हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग वेल। हमने लास्ट लेक्चर में प्रावर्तन की बातें करी थी, प्रावर्तन के बारे में पढ़ लिया था। प्रावर्तन के सिद्धांत पर कौन से उपकरण आधारित होते हैं, कितने प्रकार के दर्पण होते हैं, इन सब के बारे में हमने देख लिया था। और दर्पणों से प्रतिबिंब निर्माण के बारे में भी हमने देखा था कि कौन सा उत्तल दर्पण है वो आभासी प्रतिबिंब बनाता है और अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। लेकिन एक कंडीशन में अवतल दर्पण आभासी प्रतिबिंब बनाता है, वो O तथा F के मध्य रखी वस्तु। ठीक है, ये बातें हम लास्ट लेक्चर तक कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन है वो किस तरीके से होता है और अपवर्तन में नियम क्या क्या होते हैं और अपवर्तन से कौन कौन से उपकरण है जो अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। तो ये लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस लेक्चर को देखने से पहले आप 3 चीजें जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद में हम आते हैं अपने टॉपिक पर। तो देखना स्टार्ट करते हैं। प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन में मैंने आपको एक बात बताई थी कि अपवर्तन की घटना में प्रकाश किरण है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। जैसे ये मान लो एक अपवर्तक सतह है, कोई भी XY मान लेते हैं, और इस अपवर्तक सतह पर कोई भी एक प्रकाश किरण आपतित हो रही है। यहां पर यह प्रकाश किरण आपतित होगी, जिस बिंदु पर आपतित होगी उस बिंदु पर लंबवत खींची गई रेखा क्या कहलाती है? अभिलंब। ये हो जाएगा अभिलंब। और ये यहां से क्या बनेगी? इसकी आपतित किरण होगी। इसके बाद में जब ये प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो 2 तरीके से प्रवेश कर सकती है। वो डिपेंड करता है माध्यम पर। सपोज करो यदि प्रकाश किरण है वो विरल माध्यम से कौन से माध्यम में आ रही है? सघन माध्यम में, तो ये अभिलंब की ओर झुकेगी। क्या होगी? विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है तो अभिलंब की ओर झुकती हुई अपवर्तित होगी। इस स्थिति में ये आपतन कोण होगा और ये अपवर्तन कोण। तो आपतन कोण का मान क्या होगा? ज्यादा होगा किससे? अपवर्तन कोण से ज्यादा होगा कोण R से। ये कंडीशन बनेगी कब? जब प्रकाश किरण विरल से किसमें है? सघन माध्यम में प्रवेश करे। इसके जस्ट विपरीत मैंने एक बात और बताई थी आपको, यदि प्रकाश किरण XY अपवर्तक सतह से सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे तो इस स्थिति में कौन सी घटना होगी? तो इस स्थिति में जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो ये अभिलंब की स्थिति मान लेते हैं, लंबवत। ये इसका आपतित किरण का आपतन कोण होगा। सघन से विरल में आने पर अभिलंब से दूर हट जाती है तो ये इस तरीके से चली जाएगी, ये बन जाएगा अपवर्तन कोण। तो इस स्थिति में आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण से कम होता है। क्लियर है? अब यहां पर देखना, एक बात और बताता हूं। जब प्रकाश किरण विरल से सघन में आती है तो वेग में क्या हो जाती है? कमी। वेग में, प्रकाश के वेग में कमी। और जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है तो प्रकाश के वेग में क्या होती है? वृद्धि होती है। तो यह घटना अपवर्तन की घटना होती है। जैसे प्रावर्तन के 2 नियम होते हैं वैसे ही अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। तो अपवर्तन में और प्रावर्तन के नियम में डिफरेंस क्या है? देखो एक बात बताता हूं मैं। प्रावर्तन की घटना होती है वो एक ही माध्यम में होती है, अर्थात वहां पे आपतन कोण I का मान किसके बराबर होता है? R के बराबर। लेकिन यहां पर ये रूल तो पहले ही खारिज हो गया ना, यहां से देखो कैंसिल आउट, क्योंकि इसमें एक कोण बड़ा होगा और एक कोण छोटा होगा, तो बराबर तो होने की चांसेस है ही नहीं कि आपतन कोण या अपवर्तन कोण बराबर हो सकते हैं। ऐसा पॉसिबिलिटी एक ही कंडीशन में आती है, वो जब कब होगी? जब प्रकाश किरण कैसे आपतित हो? अभिलंब के अनुदिश, ऊपर से सीधी आपतित हो, मतलब आपतन कोण का मान 0 डिग्री होगा। उसी कंडीशन में अपवर्तन कोण भी 0 होगा। क्लियर है? अब देखो अपवर्तन का नियम। तो अपवर्तन का पहला नियम क्या कहता है? अपवर्तन के नियम में जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो दोनों माध्यमों के अपवर्तनांक क्या होते हैं? अलग अलग। मान लो ये माध्यम है विरल तो इसका अपवर्तनांक मान लेते हैं N1 पहला माध्यम, और ये दूसरा माध्यम है, इसका अपवर्तनांक कितना है? N2। तो ध्यान देना, जब प्रकाश किरण जिस माध्यम से आती है उसका अपवर्तनांक N1 है और जिसमें प्रवेश करती है उसका अपवर्तनांक है N2। तो जिसमें प्रवेश करे उस माध्यम का अपवर्तनांक N2 पहले माध्यम के सापेक्ष होता है इस अपवर्तक पृष्ठ का अपवर्तनांक। तो यहां पर पहला नियम क्या है? अपवर्तन का पहला नियम कहता है कि आपतन कोण की ज्या होती है साइन। अगर मैथ्स की लैंग्वेज में बोले तो साइन को ज्या बोलते हैं। आपतन कोण की ज्या कितनी है? साइन I, तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन R। इन दोनों का अनुपात एक नियतांक के बराबर होता है। किसके बराबर होगा? एक नियतांक।
और ये नियतांक क्या होता है, उस माध्यम का अपवर्तनांक होता है। तो इस माध्यम के अपवर्तनांक को हम किससे लिखते हैं, म्यू से। कौन से माध्यम का अपवर्तनांक होता है ये होता है जिस माध्यम में प्रकाश किरण प्रवेश करती है उसका अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, जिससे आती है। तो देखो इस नियम को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन आई अपॉन में ऐसे लिख सकते हैं, साइन आई अपॉन में साइन आर बराबर होगा म्यू बराबर। अब ये म्यू अपवर्तनांक है वो कौन से माध्यम का है, दूसरे का, जिसमें प्रवेश करे। तो देखो कौन से में प्रवेश कर रही है, दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है, तो इसका अपवर्तनांक मतलब N2 अपॉन कौन से आ रही है, पहले माध्यम से। तो पहले माध्यम का अपवर्तनांक कितना है, N1, तो इसके सापेक्ष ये होगा यहां से। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अपवर्तन का नियम है साइन आई अपॉन साइन आर बराबर होगा म्यू, या साइन आई अपॉन साइन आर बराबर होगा N2 अपॉन N1। अब यहां पे एक बात बताना चाहूंगा मैं आपको, क्या ये हमेशा N2 अपॉन N1 होता है, नहीं, गलत बात। अगर माध्यम का अपवर्तनांक हमें N1 और N2 ने देके कोई अलग दे दे तब हम कैसे लिखें इसी रूल को। तो देखो इसमें बताता हूं मैं, मान लो इस माध्यम का अपवर्तनांक है μ6 और इस माध्यम का अपवर्तनांक है μ3, ठीक है। इस माध्यम का अपवर्तनांक है μ6 और इसका अपवर्तनांक है μ3। तो इसके लिए अगर अपवर्तन का नियम लगाएं तो अपवर्तन का नियम क्या होगा, यहां से देखो इसके लिए लगेगा आपतन कोण कौन सा है, ये ना आई, तो साइन आई अपॉन में साइन आर बराबर होगा माध्यम का अपवर्तनांक कौन से का, दूसरे का, किसके सापेक्ष, पहले के सापेक्ष। तो यहां पर जिसमें प्रकाश किरण प्रवेश करती है उसका अपवर्तनांक होता है। तो कौन से माध्यम में प्रवेश कर रही है, μ3, तो ऊपर आएगा μ3 अपॉन में नीचे किसके सापेक्ष, जिससे प्रकाश किरण आ रही है उसके सापेक्ष μ6, ये रूल होगा। तो ये हमेशा के लिए इसको रटना नहीं है, आपको समझना है सिर्फ कि किस तरह से होगी। ये होता है अपवर्तन का पहला नियम। और साइन आई अपॉन साइन आर बराबर म्यू, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम। किसका नियम कहा जाता है, स्नेल का अपवर्तन का नियम। यह होता है अपवर्तन के लिए लागू होने वाला नियम, पहला नियम। फिर दूसरी बात, अब अपवर्तन का दूसरा नियम क्या होता है, तो अपवर्तन का दूसरा नियम ये होगा, आपतित किरण, अपवर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये होगी अपवर्तित किरण, क्या होगी, तीनों एक ही तल में। अब एक ही तल क्यों बोल रहा हूं मैं, देखो ये बोर्ड का ही तल है, एक ही तल में आ रही है ना। प्रावर्तन की घटना में भी एक ही तल होता है, लेकिन प्रावर्तन में माध्यम एक होता है। यहां पर माध्यम कितने होते हैं, 2। ये हो गया माध्यम नंबर 1 और ये हो गया माध्यम नंबर 2। तो माध्यम एक नहीं बोल सकते यहाँ पे 2 माध्यम होते हैं, जबकि प्रावर्तन की घटना में माध्यम एक ही होता है। तो ये अपवर्तन के नियम है। अपवर्तन का वेग किस तरीके से परिवर्तित होता है वो भी मैंने बता दिया। इसके बाद में नेक्स्ट हम अपवर्तन के बारे में आगे चलते हैं थोड़ा, कि अपवर्तन पर कौन सा उपकरण आधारित होता है, लेंस। जैसे दर्पण है वो प्रावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, वैसे ही लेंस अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करेगा। तो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेंस। लेंस होता है वो अपवर्तन पर आधारित युक्ति होती है। ये किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, अपवर्तन के सिद्धांत पर। क्यों, इसका रीजन अब देखो। इसमें क्या होता है, लेंस में 2 अपवर्तक पृष्ठ होती है, एक इधर होती है एक इधर। ये समांगी पारदर्शी माध्यम होता है। एक अगर एक साइड से प्रकाश किरण आ रही है तो वो दूसरी साइड निकल जाती है, बाहर की ओर निर्गत कर जाती है। तो ये पारदर्शी माध्यम होता है। जबकि दर्पण होता है वो एक सतह चमकीली और दूसरी अपारदर्शी होती है, तो सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आती है। तो दर्पण तो प्रावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं और लेंस होते हैं वो अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। अब बात आती है लेंस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो लेंस होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक लेंस होता है उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस, 2 प्रकार के होते हैं। अब यहां पर इन दोनों की पहचान कैसे करें कि ये उत्तल लेंस है या ये अवतल लेंस है। वह लेंस जो किनारों से पतला व बीच में से मोटा हो, अर्थात जिसके दोनों भाग उभरे हुए हों, कौन सा लेंस कहलाता है, उत्तल लेंस। जैसे ये इस तरीके से, जो किनारों से तो पतला और बीच में से मोटा, मतलब ये वाली पृष्ठ P1 और ये वाली पृष्ठ P2, दोनों ही पृष्ठ क्या हो, उभरी हुई हो, तो इस प्रकार का लेंस होगा वो उत्तल लेंस कहलाता है। अब बात करते हैं अवतल लेंस की। तो अवतल लेंस होता है वह लेंस जिसके दोनों किनारे मोटे तथा बीच में से पतला हो, जो बीच में से अंदर धसा हुआ हो, वो लेंस होता है अवतल लेंस। इस तरीके का, ये दोनों हिस्से
ऊपर से तो मोटे होते हैं और बीच में से क्या होते हैं, पतले होते हैं। ये पहली पृष्ठ और ये दूसरी पृष्ठ दोनों अंदर की ओर धसे हुए, तो इस तरह का लेंस क्या होता है, आउटर लेंस होता है। अब बात आती है इनकी फोकस दूरी की बात करें तो हमेशा ध्यान में रखना, आउटर लेंस उत्तल लेंस होता है, इसकी जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा धनात्मक होती है। इसकी फोकस दूरी क्या ली जाती है, पॉजिटिव, धनात्मक, ध्यान में रखना। आउटर लेंस होता है, इसकी फोकस दूरी f, फोकस दूरी को किससे लिखते हैं, f से लिखते हैं, और f की वैल्यू हमेशा क्या होती है, नेगेटिव। सेम दर्पण में भी लागू होती है। अगर हम बात करें उत्तल दर्पण की, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी भी क्या होती है, पॉजिटिव, और अवतल दर्पण की फोकस दूरी की बात करें तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, नेगेटिव होती है। दोनों एक ही है, लेंस में बात करो या दर्पण में बात करो, उत्तल पॉजिटिव, अवतल नेगेटिव, ये ध्यान में रखना, ठीक है। अब यहां पे थोड़ा सा उल्टा है, दर्पण और लेंस में डिफरेंस क्या है, देखो मैं आपको बताता हूं। दर्पण में बात करी थी हमने, लास्ट लेक्चर में बात करी थी कि अवतल दर्पण है वो कैसा प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक। कौन सा प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण करता है। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। जबकि लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब कौन बनाएगा, उत्तल लेंस। जस्ट उल्टा, जस्ट उल्टा। अब वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है, जब प्रकाश किरणें क्या हो, केंद्रित हो। तो ये भी प्रकाश किरणों को क्या करता है, अवतल दर्पण केंद्रित करता है, और उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को क्या करता है, केंद्रित करता है। ये बात ध्यान में रखना, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात होती है यहाँ पे, कि अवतल दर्पण इस पर आपतित प्रकाश किरणों को परावर्तन के पश्चात केंद्रित करता है, जबकि लेंस में उत्तल लेंस इस पर आपतित प्रकाश किरणों को अपवर्तन के पश्चात, देखो मैं दो वर्ड अलग अलग बोला हूं, यहाँ पे परावर्तन बोला हूं, यहाँ पे अपवर्तन, क्योंकि अपवर्तन की घटना होती है लेंस में, तो अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु पर केंद्रित करता है। तो ये कौन सा दर्पण है, अभिसारी दर्पण। ये लेंस कौन सा होगा, अभिसारी लेंस। तो इसको नाम दे देते हैं अभिसारी लेंस, और इसको बोलेंगे अभिसारी दर्पण। अब देखो कंफ्यूजन ये होती है, थोड़ी सी कंफ्यूजन यहां पे ये आती है कि अभिसारी दर्पण का दूसरा नाम बताइए। अभिसारी दर्पण तो होता है अवतल दर्पण, और अभिसारी लेंस होता है उत्तल लेंस। कंफ्यूजन है ना थोड़ी सी, क्योंकि चेंज हो गए दोनों। ये अभिसारी वर्ड है, ये जो नाम आया है वो किसके आधार पे आया है, प्रकाश किरणों को केंद्रित करने के आधार पर ये अभिसारी बोलते हैं इसको। तो क्योंकि ये दोनों लेंस केंद्रित करते हैं इसलिए ये अभिसारी होंगे। ये उत्तल लेंस अभिसारी लेंस होगा और अवतल दर्पण अभिसारी दर्पण होगा, इसलिए इनको ये बोला जाता है। अब यहां पे नेक्स्ट हम देखते हैं उत्तल दर्पण में, ठीक है। उत्तल दर्पण में देखें तो उत्तल दर्पण है वो क्या करेगा, कौन सा प्रतिबिंब बनाता है, आभासी। कौन सा प्रतिबिंब बनाता है, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। जबकि लेंस में कौन सा लेंस बनाएगा, अवतल लेंस। ये अवतल लेंस होगा वो हमेशा कौन सा प्रतिबिंब बनाएगा, आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। अब आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, इसका मतलब क्या होगा, प्रकाश किरणें क्या हो रही हैं, फैल रही हैं। अब फैल रही है तो वो मिलती नहीं है, मिलेंगी नहीं तो उनको पीछे की ओर बढ़ाएंगे, और पीछे की ओर बढ़ाने पर प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। तो ये प्रकाश किरणों को अवतल दर्पण क्या करता है, फैलाता है, और ये भी क्या होगा, फैलाता है। उत्तल दर्पण फैलाता है, सॉरी, और अवतल लेंस फैलाता है। इसलिए इन दोनों को क्या बोला गया है, इसको बोलते हैं अपसारी दर्पण, और लेंस की बात करें तो इसको बोलेंगे अपसारी लेंस। ये इस तरीके से। अब ये देखो अपसारी वर्ड आया वो किस आधार पर आया, फैलाने के आधार पर, प्रकाश किरणों को फैलाने के आधार पर इनको इस तरीके से बोला जाएगा। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखना, क्योंकि ये बहुत ही कंफ्यूजन वाला पॉइंट है यहाँ पे। तो ये पॉइंट बहुत अच्छी तरीके से मैंने बताया, आप इसको ध्यान में रखना। क्यों, क्योंकि उत्तल लेंस है वो प्रकाश किरणों को, ये वाला लेंस है वो प्रकाश किरणों को केंद्रित करेगा तो वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा, जबकि अवतल लेंस है वो आभासी प्रतिबिंब बनाता है क्योंकि प्रकाश किरणों को फैलाता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। थोड़ा सा मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं, अगर आपने लास्ट लेक्चर को अच्छे से देखा है और अच्छे से सुना है तो वहां पे मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो अवतल दर्पण होता है क्या वो हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। अभी मैंने जस्ट बताया ना कि अवतल दर्पण है वो वास्तविक प्रतिबिंब क्या हमेशा बनाता है, वास्तविक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा नहीं बनाता, एक कंडीशन में वो कौन सा प्रतिबिंब बनाता है, आभासी। जब वस्तु कहां पर हो, O तथा F के मध्य। O होता है इसका ध्रुव और F होता है फोकस दूरी। तो इस स्थिति में ये कौन सा प्रतिबिंब बनाता है,
आभासी बनाता है ना, ये बात मैंने बताई। सेम जैसा काम दर्पण में अवतल करता है वैसा ही उत्तल करेगा उत्तल लेंस में। तो उत्तल लेंस है क्या वो हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा? नहीं, प्रकाश किरणों को केंद्रित करता है एक बिंदु पर, उसके साथ साथ एक स्थिति में ये आभासी प्रतिबिंब बनाएगा, और वो कौन सी है? यही वाली सेम स्थिति जो दर्पण में अवतल दर्पण के साथ लागू होती है वही लेंस में उत्तल लेंस के साथ में लागू होगी, वही बातें। और जो उत्तल दर्पण है वो आभासी प्रतिबिंब और सीधा प्रतिबिंब बनाता है हमेशा, वही अवतल लेंस हमेशा आभासी प्रतिबिंब ही बनाएगा। तो ये बातें यहां पे मैं आपको बताना चाह रहा था। अब यहां पे दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन बन के आते हैं। तो एक क्वेश्चन समझना कि किस तरीके से होता है। क्वेश्चन है कि वायु का बुलबुला जल के अंदर कौन सा लेंस होता है, और जल का बुलबुला पानी का बुलबुला वायु के अंदर कौन सा लेंस होता है। जैसे यहां पे एक तो है वायु का बुलबुला जल के अंदर, वायु का बुलबुला जल के अंदर, और एक होता है जल का बुलबुला या पानी का बुलबुला वायु के अंदर। यहां पे ये कौन कौन से लेंस है, ये दो क्वेश्चन है। यहां पे दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो मैं आपको इसको रटने की बजाय मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आप एक काम करना, मान लो किसी के चश्मा भी लगा हुआ है, मान लो माइनस पावर का चश्मा लगा हुआ है जिसको दूर की वस्तुएं नहीं दिखती, और जो माइनस नंबर के जो चश्मे होते हैं वो होते हैं अवतल लेंस। ध्यान में रखना क्या होते हैं, माइनस नंबर के चश्मे जो मेरे लगा हुआ है वो माइनस का है, वो कौन सा लेंस है? अवतल लेंस है, क्योंकि फोकस दूरी ऋणात्मक होती है इसलिए इसकी क्षमता भी ऋणात्मक होगी अवतल लेंस की। बताया था ना मैंने, जो अवतल लेंस होगा उसकी फोकस दूरी है एफ है, वो क्या होती है? नेगेटिव। इसके कारण इसकी क्षमता भी क्या होगी? नेगेटिव होती है। क्षमता की, लेंस की क्षमता की डेफिनेशन क्या होती है? फोकस दूरी का व्युत्क्रम। तो लेंस की जो क्षमता होती है वो होती है 1/f। तो ध्यान में रखना, जब ये भी नेगेटिव है तो क्षमता भी क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो यहां पे देखो, वायु का बुलबुला जल के अंदर, वायु का बुलबुला जल के अंदर, और जल का बुलबुला वायु के अंदर, जल का बुलबुला। अब देखना आप कई बार, तो अब क्या करोगे, कई बार वो पानी वाला है या फिर जल का बुलबुला वायु के अंदर। एक बार देखो वो आता है ना कि घोल बनाकर साबुन का गुब्बारे से बुलबुले से बनाकर छोड़ दे, तो अब देखना कि पानी की एक फिल्म, पतली फिल्म का गुब्बारा सा बनकर ऐसे जा रहा है, तो आप उस गुब्बारे में से ये देखना कि दूर पीछे की वस्तुएं आपको कैसी दिखाई देती है। तो आप गौर से देखना, आपको बड़ी दिखाई देगी। एग्जैक्टली उस पानी के गुब्बारे में से आप उधर देखोगे तो पीछे वाली वस्तु आपको बड़ी दिखाई देगी, और बड़ी वस्तुएं दिखाई दे रही है। जो बुढ़े आदमी होते हैं ना, तो बुढ़े आदमी क्या होते हैं, उनके क्या होती है, उनके पास की वस्तुएं दिखाई नहीं देगी, और पास की वस्तुएं दिखाई देना बंद हो जाती है, तो वो चश्मे लगाते हैं, वो मोटे मोटे चश्मे लगाते हैं। जो कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। और उत्तल लेंस से वस्तुओं के प्रतिबिंब कैसे बनाता है? आभासी, लेकिन वस्तु से बड़े बनाता है, उत्तल लेंस होता है। तो यहां पर ये उत्तल लेंस, जब जल का, पानी का बुलबुला वायु में रहेगा तो हमें पीछे की वस्तुएं बड़ी दिखती है, तो बड़ी दिखने के लिए कौन से लेंस की तरह कार्य करेगा? उत्तल लेंस। तो ध्यान में रखना, इसका आंसर क्या होगा? उत्तल लेंस। कौन सा? जल का बुलबुला वायु के अंदर, क्योंकि हमारे चारों तरफ वायुमंडल में वायु रहती है। इसका जस्ट रिवर्स, अगर मान लो नीचे पानी है और पानी के अंदर वायु का बुलबुला बन जाए, वायु का बुलबुला है वो जल के अंदर बने, तो उस कंडीशन में कौन सा लेंस बनेगा? अवतल लेंस बनेगा। अब देखो आपको मैं एग्जैक्ट थोड़ा सा इसका हिंट देता हूं कि किस तरीके से। हम कई बार क्या नहाने बैठते हैं तो मेरे को मान लो चश्मा लगा हुआ है, चश्मे लगे होते हुए भी मैं कई बार क्या करता हूं, पानी लेके सर पे ऐसे पानी डालने लग जाता हूं, तो मेरे सामने से झरने जा रहे हैं, मान लो पानी ऐसे झर रहा है, बालों से पानी झर रहा है, तो कई बार मैं देखता हूं कि उस पानी में से मुझे कई बार बिना चश्मे भी साफ वस्तुएं दिखती है, बीच बीच में दिखती है थोड़ी बहुत, पूरा तो नहीं दिखता एग्जैक्ट, क्योंकि पानी आता रहता है। तो वो किसकी तरह कार्य करेगा? अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। तो ये दो क्वेश्चन आपके यहां पे कंप्लीटली होते हैं, इस तरीके से हम इनको देख सकते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस पे। तो ध्यान देना कि कोई भी लेंस है, उत्तल लेंस या अवतल लेंस, उसकी फोकस दूरी है वो हमेशा किस में मापी जाती है? सेंटीमीटर में। फोकस दूरी एफ वो सेंटीमीटर में वैल्यू होती है। अब यहां पे जो लेंस की क्षमता होगी वो होती है 1/f, फोकस दूरी का व्युत्क्रम। ये होती है पावर को हम p से भी लिख सकते हैं, तो p = 1/f होगी। लेकिन यहां पे एक बात ध्यान में रखना,
फोकस दूरी होती है वो सेंटीमीटर में होती है, लेकिन यहां पर जब डिवाइड में एफ से भाग देंगे, इसका एफ का भाग देंगे, तो यहां पर जो फोकस दूरी ली जाती है वो किस में ली जाती है, मीटर में ली जाती है। मीटर में लेंगे तो इसका मात्रक होगा वो पावर का जो मात्रक होगा उसे बोलते हैं हम डायप्टर। क्या बोलते हैं, डायप्टर, और कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। या फिर इसका मात्रक होगा, देखो डायप्टर होता है वो 1/मीटर के बराबर होगा। पावर का मात्रक होगा डायप्टर 1/f होती है, वो मीटर में लेते हैं तो 1/मीटर। या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं कि एक जो डायप्टर है वो किसके इक्वल होगा, 1 मीटर इनवर्स के इक्वल होगा। मीटर की घात -1, क्योंकि इसको ऊपर लाएंगे तो इसकी घात क्या हो जाएगी, -1। तो मीटर इनवर्स के बराबर होता है डायप्टर, ये होती है लेंस की क्षमता। इसके बाद में नेक्स्ट आगे चलते हैं। हम बात कर रहे थे लेंस की क्षमता पर। लेंस की क्षमता है वो लेंस की प्रकृति पर निर्भर करती है कि लेंस उत्तल लेंस है या अवतल लेंस। अगर लेंस अवतल होगा तो अवतल लेंस की फोकस दूरी f होती है वो नेगेटिव होगी, और इस आधार पर इसकी जो क्षमता डायप्टर है वो भी क्या हो गया, नेगेटिव। पावर डायप्टर आएगा, पावर होगी। और उत्तल लेंस होगा इसी प्रकार, उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी वो होती है धनात्मक होती है, तो इसकी जो पावर होगी वो भी क्या होती है, पॉजिटिव। तो हम ये कह सकते हैं पावर होती है डायप्टर इसका मात्रक होता है। अगर पॉजिटिव आ रही है तो हमें, अगर धनात्मक मतलब हमें प्लस नंबर का जो चश्मा चढ़ रहा है तो वो कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस होगा। और जो हमें अगर माइनस नंबर का चश्मा लग रहा है तो वो कौन सा लेंस होगा, अवतल लेंस होगा। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उसकी फोकस दूरी कैसी है। क्लियर है। अब यहां से इसके बाद में हम चलते हैं। मान लो कोई भी एक लेंस है हमारे पास, इस लेंस को अगर हम किसी द्रव में डुबो दें, द्रव में डुबो दिया जाए, कोई भी एक द्रव मान लो उसमें डुबो दे, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। किसी भी लेंस को द्रव में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, बढ़ जाती है। और इसके साथ साथ फोकस दूरी के साथ साथ उत्तल लेंस है वो अवतल लेंस की भांति कार्य करता है, और अवतल लेंस है वो उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। तो यहां से द्रव में डुबोने पर जो उत्तल लेंस होगा, उत्तल लेंस वो तो किस में बदल जाता है, अवतल में। कब, जब द्रव में डुबो दिया जाए तब। और अवतल लेंस होगा वो किस में बदल जाता है, उत्तल में बदल जाता है। इस प्रकार से ये चेंजमेंट आता है इसमें। द्रव में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। अब इसके बाद में अपवर्तन पर आधारित कुछ घटनाएं होती है कि कौन कौन सी ऐसी घटनाएं जो अपवर्तन पर आधारित होती हैं, अर्थात अपवर्तन की क्रिया के कारण वो घटनाएं संपन्न होती है। तो उनके बारे में देखते हैं यहां से। तो देखो सबसे पहले अपवर्तन पर आधारित घटनाएं कौन कौन सी, तो यहां पे मैं आपको डिटेल से देखने के लिए इन घटनाओं के लिए आई बटन में एक लिंक यहां पे शेयर कर दूंगा, एक वीडियो है, आप आई बटन में जाके देख सकते हैं। आपको डिटेल से पता लग जाएगा कि किस तरीके से मेरा ही वीडियो बनाया हुआ है। यहां पर हम जनरल साइंस की बात कर रहे हैं, तो जनरल साइंस में आपको नॉर्मल पता होना चाहिए कि अपवर्तन पर आधारित कौन कौन सी घटनाएं होती है। तो सबसे पहली, पानी से भरे बर्तन में, मान लो ये बर्तन है, इसमें पानी भरा हुआ है, इसके अंदर इसके पेंदे में एक सिक्का रखा हुआ है, यहां पर एक कॉइन, ये सिक्का रखा हुआ है। तो पानी से भरे बर्तन के पेंदे में रखा हुआ सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, ये कहां पे दिखाई देता है, एक्चुअल में अगर देखें तो हमें ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, लेकिन होता कहां पे, ये नीचे। तो पानी से भरे बर्तन का पेंदा भी बोल सकते हैं, बर्तन का पेंदा या सिक्का ऊपर दिखाई देना, ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, तो ये किस पर आधारित होती है, ये अपवर्तन की घटना होती है। सेकंड, मान लो हमारे पास कोई भी एक लंबी छड़ है और एक लंबी छड़ या पेंसिल मान लेते हैं, उसको हम पानी से भरे बर्तन में डुबोते हैं। तो पानी से भरे बर्तन में एक लंबी छड़ या पेंसिल को डुबोने पर उसका मुड़ा हुआ दिखाई देना, पानी के अंदर छड़ का मुड़ा हुआ दिखाई देना, ये भी किस पर आधारित है, ये भी अपवर्तन की घटना ही होती है। ठीक है। तीसरा, सूर्योदय में सूर्यास्त के समय, सूर्योदय होता है तो हमें पूर्व दिशा में सूर्य दिखता है, और सूर्यास्त होता है तो पश्चिम दिशा में छिपता हुआ दिखता है। उस समय हमें सूर्य उसकी वास्तविक स्थिति से कुछ बड़ा हुआ दिखाई देता है, बड़ा दिखाई देता है। तो ये घटना भी किसके कारण होती है, अपवर्तन के कारण। तो सूर्यास्त व सूर्योदय व सूर्यास्त के समय
सूर्य का बड़ा दिखाई देना, ये घटना भी किस पर आधारित होती है? अपवर्तन की घटना पर आधारित होती है। इसके बाद में और भी घटनाएं होती है, जैसे कि कोई भी वस्तु है, ये एक तालाब है, एक तालाब में मान लो मछली तैर रही है, मछली तैर रही है तो हम ऊपर से देखेंगे तो वो मछली हमें दिखाई देती है कि वो तैर रही है, और जब हम उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पर जब हम उस पर हाथ डालेंगे तो हम पाएंगे कि हमारे हाथ में मछली नहीं है। एक्चुअल में वास्तविक स्थिति में वो कहां पे होती है? थोड़ी नीचे होती है, लेकिन वो हमें थोड़ी पानी के तालाब में ऊपर तैरती हुई दिखाई देती है। तो मछली का तालाब में वास्तविक स्थिति से ऊपर की ओर तैरते दिखाई देना, यह घटना भी किस पर आधारित होती है? अपवर्तन की घटना होती है। तो इस प्रकार ये बहुत सारी घटनाएं होती है। एक इंद्रधनुष जब बनती है तो उसमें भी अपवर्तन की घटना होती है, लेकिन अपवर्तन की घटना के साथ साथ उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना भी होती है। तो जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ेंगे उस टाइम में आपको बताऊंगा कि इंद्रधनुष किस तरह से बनता है। तो यहां पे एक और लिख सकते हैं कि इंद्रधनुष बनना, यह भी किस पर आधारित होता है? इंद्रधनुष बनना भी अपवर्तन की घटना होती है, लेकिन इसके साथ साथ अपवर्तन के साथ साथ प्लस में इसमें क्या क्या होती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। तो इस तरीके से ये अपवर्तन पे आधारित कुछ एग्जांपल्स दिए हैं मैंने, कुछ घटनाएं बताई हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम रे ऑप्टिक्स को बहुत ज्यादा डिटेल से पढ़ेंगे, और इतनी डिटेल से पढ़ेंगे कि आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम के क्वेश्चन आसानी से लगा सकते हैं। इसके साथ साथ जैसे ये रे ऑप्टिक्स की थ्योरी पोर्शन यहां से कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में मैं जो डिफरेंट कंपटीशन एग्जाम, जो प्रीवियस एग्जाम्स लगे हैं, उनमें जितने भी रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चन आए हुए हैं वो क्वेश्चन आपको एक लेक्चर में बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कराऊंगा। हम एक एक क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, और मुझे पक्का विश्वास है कि अगर आप ये थ्योरी क्लासेस एकदम ढंग से कवर कर लेते हैं तो आप क्वेश्चंस में भी कहीं पर भी नहीं अटकेंगे, आपके क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरीके से सोल्व होंगे। थैंक यू।